वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ महा आमिर और आपको खुशामदीद करती हूँ हमारे इस नए प्रोग्राम के आगाज़ में। बहामी ताउन के साथ स्वीस सदर्न गैस कंपनी और इंडस हॉस्पिटल ने इस प्रोग्राम का आगाज़ किया है, जिसका मकसद पाकिस्तानियों को सही मेडिकल इन्फॉर्मेशन देने का है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि अगर हम आगाही फैलाएं तो हम कई जानें बचा सकते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि स्वीस सदर्न गैस कंपनी ने अपनी समाजी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए कई औकात में इंडस हॉस्पिटल का साथ दिया है। आज हम इस प्रोग्राम का आगाज़ अक्टूबर के महीने की वजह से ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस पे करेंगे, क्योंकि बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान में 9 में से हर एक औरत को ये बीमारी किसी भी वक्त हो सकती है, और सिर्फ औरतों में ही नहीं बल्कि मर्दों में भी इस बीमारी के अलामात आगे आ गए हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हर साल 90,000 एक्टिव केसेस डायग्नोस होते हैं, जिसमें से 50,000 ख़वातीन इस बीमारी की वजह से मौत के मुंह में चली जाती हैं। इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे डॉक्टर निगहत सुल्ताना और डॉक्टर नाजिया लोधी से। डॉक्टर निगहत सुल्ताना SSGC मेडिकल सर्विसेज में एज अ गायनेकोलॉजिस्ट और जनरल फिजिशियन है, और इंडस हॉस्पिटल से हमारे साथ हैं डॉक्टर नाजिया लोधी, जो कि कंसल्टेंट है और जनरल ब्रेस्ट सर्जन भी हैं। तो अब हम अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। अच्छा डॉक्टर नाजिया, मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि सबसे पहले आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि ब्रेस्ट कैंसर पाकिस्तान में कितना ज़्यादा कॉमन है। ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से अगर हम बात करें तो जितने भी कैंसर हैं उनमें सबसे कॉमन जो कैंसर होता है फीमेल्स में वो ब्रेस्ट कैंसर ही है, और 1 in every 9 और 8 वुमेन हैज़ अ ब्रेस्ट कैंसर। तो इतना कॉमन हो चुका है कि 8 में से 1 या 9 में से 1 फीमेल को ज़रूर ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। इतना इंसिडेंस का बढ़ गया है, स्पेशली इन एशियन कंट्रीज़। ठीक है, अच्छा ये भी ज़रा आप थोड़ा बताइएगा कि ब्रेस्ट कैंसर एक्चुअली होता क्या है, ताकि हमारी ऑडियंस को पता हो कि किस तरह की बीमारी है। लाइक जैसे बाकी कैंसर्स होते हैं, ये भी ब्रेस्ट में भी ये है कि कैंसर के सेल्स बनना शुरू होते हैं जो मुख्तलिफ अलामत के साथ ज़ाहिर होना शुरू होते हैं, और जैसे बाकी कैंसर जिस्म के दूसरे हिस्से में फैलते हैं, ये भी इसी तरह जिस्म के दूसरे हिस्से में फैल सकते हैं। ठीक है, अच्छा डॉक्टर निगहत, अब अगर आप हमें ये बता पाएँ कि डॉक्टर निगहत, अगर आप हमें थोड़ा ये बता सकें कैंसर की वजूहात क्या होती हैं, इसके कॉजेज़ और रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ब्रेस्ट कैंसर की कोई वजह नहीं होती। ये तकरीबन 90% लोगों में बग़ैर वजह के होता है, और 10% लोग ऐसे हैं जिनको हम कह सकते हैं कि उनमें कोई वजह है। जैसे सबसे बड़ा फैक्टर जेनेटिक फैक्टर है। जेनेटिक फैक्टर में ये होता है कि अगर आपकी वालदा को, आपकी खाला को, या आपकी बहन को, या आपकी नानी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो आप में भी चांसेस होंगे। इसके अलावा ये होता है कि अगर आप हार्मोन ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, जैसे बच्चे आपके पैदा नहीं हो रहे, आप उसके लिए डॉक्टर के पास गई, उन्होंने आपको हार्मोन दिए, इस वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर बढ़ जाता है हार्मोन की वजह से। दूसरा ये है कि अगर आप ज़्यादा उम्र में HRT हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है वो इस्तेमाल करती हैं तो हो जाता है, और अगर आप माने हमल की गोलियां ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं तो भी हो सकता है। और इसकी एक बड़ी वजह अर्ली मेनार्की और लेट मीनोपॉज है, यानी बच्ची को माहवारी बहुत जल्दी छोटी उम्र में आ गई, या फिर ऐसा हुआ कि उसकी माहवारी औरत की किसी भी बहुत दिन बाद बंद हो रही है। जैसे पाकिस्तान में 47 to 51 ईयर ऐसा है जो मीनोपॉज हो जाता है, यानी माहवारी बंद हो जाती है। मगर बाज़ लोगों को किसी भी वजह से बहुत देर तक ये चलती रहती है, तो वो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन ज़्यादा रहती हैं, उनकी बॉडी जो है एक्सपोज होती है हार्मोन से, तो ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपका लाइफ स्टाइल है, जैसे कि आप सिगरेट स्मोकर हैं, आपको ओबेसिटी है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो भी आपको चांसेस हैं ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा हो जाएंगे। या फिर आपने 35 साल से ज़्यादा की उम्र में आपने कोई पहला बच्चा पैदा किया है, और आपकी शादी बहुत ज़्यादा देर में हुई है, और इसके अलावा सिर्फ इंक्रीजिंग एज से ये कैंसर बढ़ता जाता है। तो हम 9% या 10% लोगों में बता सकते हैं कि ये वजूहात हैं, और कोई एग्जैक्ट वजह हम आपको नहीं बता सकते। अच्छा, आपने बात की कि औरतों को बढ़ती उम्र के साथ भी ये ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो कोई स्पेसिफिक एज है ब्रेस्ट कैंसर की कि इस एज में आपको डिटेक्ट शायद हो जाए, ज़्यादा चांसेस हैं कि इस एज में आपको डिटेक्ट हो जाएगा ब्रेस्ट कैंसर? डिटेक्ट हो जाना और हो जाना दो बातें हैं। देखें, 35 साल के बाद हर औरत को अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए, यानी उसको खुद अपने आप को चेक करना चाहिए। इसमें ये होता है कि आप सेल्फ एग्जामिनेशन इस तरह कर सकती हैं ख़वातीन कि आईने के सामने खड़ी हो जाएं और अपने आप को देखें कि आपका ब्रेस्ट एक छोटा एक बड़ा तो नहीं है, आप उसके जो निपल्स हैं
उसमें कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा, कोई खारिश वगैरह होके कोई गिल्टी तो नहीं बनी हुई है। उसके अलावा आप ऐसा कर सकती हैं, और ये एग्जामिनेशन आप जस्ट आफ्टर माहवारी के करेंगे। जैसे माहवारी का चौथा या 5वां दिन होगा तो आप अपने ब्रेस्ट को अच्छा एग्जामिन कर सकती हैं। इसके अलावा आप नहाते हुए साबुन सोप लगा के उसको ब्रेस्ट को चेक करेंगी और फ्रॉम आउटर टू इनर लेकर आएंगी। राइट हैंड से आप लेफ्ट ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करेंगी, लेफ्ट हैंड से आप राइट ब्रेस्ट एग्जाम करेंगी। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के साथ आप अपनी बगलों को भी देखेंगी, एक्जिला को, और उसके अलावा नेक की तरफ भी जाएंगी। तो ये सेल्फ एग्जामिनेशन है जो हर औरत का करना चाहिए। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको तो फिर आप अपने एक ब्रेस्ट जो चेक करता है, डॉक्टर ना भी हो तो ऐसे प्रैक्टिशनर होते हैं जो आपका ब्रेस्ट चेक करते हैं, या फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। इसके बाद आप एक अल्ट्रासाउंड करा सकती हैं देखने के लिए। एज 35 से ज़्यादा है तो मैमोग्राम भी हो सकता है। ये तमाम चीज़ें आप अगर अवेयर होंगी ब्रेस्ट कैंसर से तो ये सब कुछ कर लेंगी। और आजकल तो बहुत हम लोग अवेयरनेस दे रहे हैं लोगों को कि अवेयरनेस बढ़ रही है कि किस तरह ब्रेस्ट कैंसर को डायग्नोज किया जाए। मुझे ऐड करना है कि सेल्फ एग्जामिनेशन स्टार्ट करनी होती है अब 30-35, मगर अगर ये कि फैमिली में किसी को जो ब्रेस्ट कैंसर हुआ है अगर अर्ली एज में हुआ है तो यंगेस्ट फैमिली मेम्बर जिसको जिस एज में हुआ उससे एटलीस्ट 10 ईयर बिफोर आपको अपना सेल्फ एग्जामिनेशन और स्पेशलिस्ट से ईयरली एग्जामिनेशन ज़रूर कराना है। क्योंकि एक बार फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, लाइक के मदर को, सिस्टर को या फर्स्ट कज़न को, पुप्पी या दादी किसी को हुआ है, तो अर्लीस्ट एज जिसकी भी है उससे 10 ईयर बिफोर आपको अपना सेल्फ एग्जामिनेशन स्टार्ट करना है, और मंथली और 6 मंथली या ईयरली आपको किसी स्पेशलिस्ट को लाजमी दिखाना है। अच्छा, यही मेरा दूसरा सवाल होने वाला था कि साल में या महीने में कितनी दफ़ा हमें खुद अपने आप को सेल्फ एग्जामिन करना चाहिए, और हॉस्पिटल जाके क्योंकि हर चीज़ आई थिंक सेल्फ एग्जामिन से आप हर चीज़ तो नहीं कवर कर सकते होंगे, तो हॉस्पिटल जाना। डॉक्टर निगत ने आपको भी बताया है कि मंथली आपको खुद सेल्फ एग्जामिनेशन करनी है 4 to 7 डेज आफ्टर दी मेंस्ट्रुएशन, और उसके बाद उसमें अगर कोई आपको एबनॉर्मल चीज़ मिलती है एग्जामिनेशन पे तो आपको फिर कंसल्ट करना है किसी स्पेशलिस्ट से। वैसे आप ऑल्टरनेट मंथ में कर सकते हैं, एक मंथ में किया, एक मंथ छोड़ा, फिर क्या। और कुछ आपको कोई प्रॉब्लम नज़र आती है तो आप कंसल्ट करें अपने सर्जन से। अच्छा, तो जैसे एक दफ़ा फॉर एग्जांपल लम्प हमने डिटेक्ट कर लिया, ठीक है, अब हम डॉक्टर के पास जाएं तो फिर क्या हमारे स्टेप्स होते हैं? मतलब बिकॉज इन्वेसिव नॉन इन्वेसिव मेथड्स भी होते हैं ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट में। कैंसर की ट्रीटमेंट के मैनेजमेंट का फर्स्ट स्टेप यानी हम इसे ट्रिपल असेसमेंट कहते हैं, उसमें 3 चीज़ें आती हैं। फर्स्ट ये कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है जो कि आपका फिजिशियन या डॉक्टर आपके करेंगे। उनको अगर कोई अबनॉर्मल चीज़ मिलती है तो वो आपको गाइड करेंगे अल्ट्रासाउंड या मैमो की तरफ। और बिफोर द एज ऑफ 35 आप जो है वो अल्ट्रासाउंड कराते हो या 40 अल्ट्रासाउंड कराते हैं, क्योंकि इस एज में ब्रेस्ट थोड़ा डेंस होता है तो मैमोग्राम पे आपको कुछ फाइंडिंग्स नहीं मिलती हैं, तो आप अल्ट्रासाउंड इज़ मोर रिलायबल इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद आप जो है अगर अबव दी 40 हैं तो आपको मैमोग्राम कराना होता है, और फिर मैमोग्राम में या अल्ट्रासाउंड में कोई ऐसी चीज़ आती है तो फिर डॉक्टर आपको एडवाइस करता है कि आपको फर्दर बायोप्सी की ज़रूरत है या नहीं। और बायोप्सी भी 2 तरीके से होती है, FNAC होती है और एक ट्रू कट होती है। उसमें एक छोटा टुकड़ा आप निकालते हो सुन करके और वो लैब जाता है और फिर हमें पता चलता है कि वो कैंसर है या नहीं। अच्छा, अगर हम थोड़े से ट्रीटमेंट प्लान की बात करें तो काफ़ी एक ये मिथ है कि कैंसर जो है वो क्यूरेबल नहीं है, तो क्या ये सही चीज़ है कि अभी भी हम इस पॉइंट पे हैं कि हम बोल सकते हैं कैंसर का कोई क्योर ही नहीं है? नहीं, देखिए, कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर तो क्यूरेबल है। इसमें ये होता है कि जितनी अर्ली डिटेक्शन होगी उतनी अच्छी ट्रीटमेंट होगी। इसमें स्टेजेस होती हैं, जिसमें स्टेज 1 जो है उसमें सिर्फ एक छोटा सा लंप होता है 2 सेंटीमीटर का, तो और कुछ भी नहीं होता। इसमें सिर्फ जो कैंसर है वो ब्रेस्ट तक रिस्ट्रिक्टेड होता है। अच्छा, इसमें स्टेज 2 जो होती है उसमें 2 सेंटीमीटर 2 to 5 सेंटीमीटर का लंप होगा। एक्जिला में लिम्फ नोड इंलार्ज होंगी। लिम्फ नोड हमारी छोटी छोटी सी एक वो होती है, गुटली लाइक कंडीशन होती है, जो कि अगर उसमें कोई पैथोलॉजी होती है तो वो बड़ी हो जाती हैं। और स्टेज 3 में ये होता है कि चेस्ट वॉल, वो दोनों चीज़ें होती हैं, यानी गुटली भी होगी, एक्जिला में लिम्फ नोड भी इंलार्ज होंगी और नेक में लिम्फ नोड इंलार्ज होंगी और चेस्ट वॉल में कैंसर चला जाएगा। 4 जो स्टेज होती है उसमें ये होता है कि कैंसर ब्रेस्ट से निकलकर
दूसरे विसराज में फैल जाता है। जैसे ख़ास तौर पे जिगर में फैलता है, बोन्स में फैलता है, ब्रेन में चला जाता है। पहली, दूसरी, तीसरी स्टेज जो होती है वो कम्प्लीटली क्योरेबल होती है। और ब्रेस्ट कैंसर का जो स्केल है उसको हम कहते हैं 5 ईयर सर्वाइवल रेट। जो पहली स्टेज है उसमें जो है ये होता है कि 97% 5 ईयर सर्वाइवल रेट है। ये मैं नहीं कह रही कि 5 साल के बाद वो मर ही जाएगी, बिल्कुल 97% तक वो बिल्कुल ठीक ठाक रहेगी। स्टेज 2 का सर्वाइवल रेट 93% होता है और स्टेज 4 का जो सर्वाइवल रेट है वो 50% तक होता है। इसलिए कि इतना फैल गया है कैंसर, मगर हमारे पास कुछ ऐसी दवाएं हैं जिसकी वजह से हम कैंसर को बहुत ज़्यादा फैलने से रोक सकते हैं, यानी मरीज़ का लाइफ स्पैन बढ़ा सकते हैं कि वो और ज़्यादा जिंदा रहे। ठीक है, तो मतलब अर्ली डिटेक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। हम सबको चाहिए कि हम हर साल में कम से कम 12 महीने में, हर महीने इनफैक्ट अपने आप को चेक करें, क्योंकि जैसा आपने बिल्कुल बताया कि इसके सर्वाइवल रेट्स पे बहुत फ़र्क पड़ता है। अच्छा, इसी का एक फॉलो अप क्वेश्चन है कि इंडिस हॉस्पिटल में यूजुअली बहुत प्रेग्नेंट वुमेन भी आती हैं विद द ब्रेस्ट कैंसर, तो उस हवाले से आप अगर थोड़ा सा बताएं कि ब्रेस्ट कैंसर और प्रेगनेंसी का क्या लिंक है, क्योंकि काफ़ी ख़वातीन को लगता है कि अगर उनको ब्रेस्ट कैंसर है और वो प्रेग्नेंट भी हैं तो वो इलाज की तरफ नहीं जाती क्योंकि उनको काफ़ी डर होते हैं। तो इस हवाले से अगर आप हमें थोड़ा सा बता सकें। देखिए, ब्रेस्ट कैंसर है, उसका इलाज अगर स्टेज 1 में है तो सर्जरी है, सर्जरी हो सकती है। और अगर उसका इलाज कीमोथेरेपी है, जैसे दवाएं हैं, तो फिर प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसकी ये होता है कि अगर प्रेगनेंसी में आपको डायग्नोज हुआ है कि लंप है या कोई ऐसी चीज़ है, वो बायोप्सी से प्रूवन हो गया है कि वो कैंसर है, तो वो डिपेंड करता है किस ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में है। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है और ये कि अगर उनका फर्स्ट बेबी नहीं है, यानी 2-3 बच्चे और पहले से हैं, तो हम लोग रिकमेंड करते हैं कि अबॉर्शन करा लिया जाए और वैस की ट्रीटमेंट स्टार्ट की जाए। अगर प्रीशियस बेबी है, फर्स्ट बेबी है और वो अबॉर्शन नहीं कराना चाहते हैं, तो आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी 3 मंथ आप कंप्लीट होने दे दो। सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये होता है कि आप कीमोथेरेपी भी दे सकते हैं। कुछ दवाएं ऐसी हैं जो उसको मज़ीद फैलने से रोक सकती हैं या लंप को बढ़ने से रोक सकती हैं। और अगर डिजीज़ ऐसी है या लंप ऐसा है कि सर्जरी पॉसिबल है, तो आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में सर्जरी भी कर लेते हैं। वरना ये है कि कीमो देके उसको आप डाउन साइज करते हो और जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी के 9th मंथ पूरे होते हैं, डिलीवरी होती है, उसके बाद आप सर्जरी करते हो। तो ये चीज़ नहीं है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप ब्रेस्ट कैंसर की कोई ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हो, पॉसिबल है। अच्छा, एक और मिथ है जो काफ़ी लोगों को शायद लगती सच है कि ब्रेस्ट फीडिंग और ब्रेस्ट कैंसर का काफ़ी ज़्यादा लिंक होता है। फॉर इंस्टेंस, अगर आप ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग कराएं तो हो सकता है आपके चांसेस बढ़ जाएं। तो नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं, ये बिल्कुल गलत मिथ है। अगर ब्रेस्ट फीडिंग कराई है आपने तो चांसेस कम होते हैं ब्रेस्ट कैंसर होने के। एज सच उन फीमेल्स में जिन्होंने ब्रेस्ट फीड नहीं कराया है उनमें इंसिडेंस ज़्यादा देखा गया है। अच्छा, एक और सवाल है जो हमारे सोशल मीडिया पे काफ़ी हमें आता है कि कुछ लोगों को लगता है कि ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट सिर्फ जो है वो ब्रेस्ट रिमूवल सर्जरी ही है, जिसकी वजह से आई थिंक बहुत ख़वातीन डरती भी हैं बिकॉज थोड़ी कॉन्शियस होती हैं अपनी बॉडी के बारे में। तो ये आप इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि सर्जरी के अलावा भी क्या और ऑप्शंस अवेलेबल हैं? ये ज़रूरी नहीं है कि आप अगर ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो पूरा ब्रेस्ट ही निकाला जाए। ये लोगों के मिसकंसेप्शंस हैं। ये डिपेंड करता है कि साइज़ ऑफ द लंप कितना है जब आप डॉक्टर के पास आए हो, और दूसरा आपका वैसे बॉडी फिजिक और ब्रेस्ट का साइज़ कितना है। तो ब्रेस्ट भी बचाया जा सकता है। इस बीमारी में ज़रूरी नहीं कि ब्रेस्ट पूरा निकाला जाए। जो हम बात कर रहे हैं अर्ली डिटेक्शन की, वो इसीलिए हम लोग कर रहे हैं कि अर्ली डिटेक्शन जब होती है ब्रेस्ट कैंसर की, तो उसमें साइज़ इतना छोटा होता है कि हम लोग ब्रेस्ट को पूरा निकालने की नौबत नहीं आती है, हम ब्रेस्ट बचा सकते हैं। इसको ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी कहते हैं। उसमें ये होता है कि ब्रेस्ट के साथ साथ आप जो गुठली है उसके साथ साथ गुठली के अराउंड नॉर्मल हेल्दी टिश्यू भी निकालते हो, और फिर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर चेक किया जाता है कि जो आपने हेल्दी टिश्यू निकाला है उसके कॉर्नर्स पे कोई कैंसर का सेल है या नहीं। अगर नहीं होता है तो इसका मतलब कि ब्रेस्ट ये सर्जरी सक्सेसफुल है
और फर्दर सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं कोई सेल आता है तो आपको दोबारा भी सर्जरी करनी पड़ती है, उस एरिया की सफाई करनी पड़ती है। और जिस ब्रेस्ट को बचाया जाता है उस ब्रेस्ट में ये कंपलसरी है कि जो है आपको ऑपरेशन के बाद रेडिएशन लाजमी मिलनी है। जो शुआएँ होती हैं वो लाजमी मिलती हैं। शुआएँ का ऑप्शनल होता है, वो ये कि जिनमें ब्रेस्ट कैंसर सेव किया जाए या बीमारी कहीं और फैली हो तो उनमें शुआएँ ज़रूर मिलती हैं, वरना ये होता है कि आप सिर्फ कीमोथेरेपी जो कि इंजेक्शंस लगते हैं उनसे भी इसका इलाज होता है। और इलाज का ये था कि इलाज का सिर्फ मकसद ये नहीं है कि ऑपरेशन हो गया और बाकी ट्रीटमेंट नहीं कराई है। इसके इलाज के 3-4 तरीके होते हैं। सर्जरी होती है, कीमोथेरेपी होती है जो इंजेक्शंस होते हैं, शुआएँ होती हैं जो रेडिएशन होती हैं, और दूसरे हार्मोनल टैबलेट्स होती हैं जो कि आपको 5 या 10 साल के लिए लेनी पड़ती हैं। ये सारी ट्रीटमेंट ऑप्शन किसको कौन सी ट्रीटमेंट मिलनी है वो सब डिपेंड करता है बायोप्सी क्या है, ठीक है, जो आपकी बायोप्सी है उसके अकॉर्डिंग। तो ये नहीं है कि सर्जरी करा लिए तो अब बस ख़त्म हो गया और आगे कुछ नहीं कराना। कोई भी एक चीज़ जो कि ज़रूरी है और आपने इन चारों ट्रीटमेंट में से नहीं लिए तो बीमारी वापस आने के 50% चांस होते हैं कि वो दोबारा आएगी। अगर कंप्लीट क्योर करना है तो ये चारों ऑप्शंस अगर आपको हैं बायोप्सी के अकॉर्डिंग मिलनी है तो वो आपको ज़रूर लेनी चाहिए। अच्छा, छोड़ना नहीं है। बिल्कुल नहीं, ठीक। आपने बोला कि 50% चांस होता है कि रिलैप्स हो अगर आपने ट्रीटमेंट ऑप्शन सारे अवेल नहीं किए हैं जो कि आपको करने चाहिए अकॉर्डिंग टू योर बायोप्सी। तो इन केस रिलैप्स हो गया फिर क्या करना चाहिए? तब भी फिर आप बायोप्सी दोबारा करते हो, दोबारा चीज़ें होती हैं, फिर देखा जाता है कि अब कौन सी ट्रीटमेंट है, कौन सी दवाएं हैं जो जिनसे ये सेंसिटिव है वो आपको दी जाती हैं। रिकरेंस भी क्योर हो जाती है, ज़रूरी नहीं है कि रिकरेंस हुई है तो और अब बिल्कुल एंड स्टेज हो गया, ऐसी चीज़ नहीं है। रिकरेंस के पेशेंट भी क्योर हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर निगहत, मैं आपसे एक ये चीज़ जानना चाहूँगी कि प्रिवेंटिव मेथड्स जो हैं वो क्या होते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रॉबिलिटी होती है कि एक औरत को ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, तो हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्या प्रिवेंशंस लेनी चाहिए कि हम उन 9 में से एक खातून ना हो? प्रिवेंशन में वही है कि ब्रेस्ट अवेयरनेस जो आजकल है, तो इस वही है सेल्फ असेसमेंट आप करें, और अगर फैमिली हिस्ट्री है तो ज़्यादा विजिलेंस हो जाए, और फैमिली हिस्ट्री है तो आप बहुत कम एज से अपनी ब्रेस्ट सेल्फ असेसमेंट पे आ जाएं, और 35 इयर्स के आप होते हैं तो आप अल्ट्रासाउंड भी करा लें, मैमो भी करा लें, और मैमो में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर आप हर साल कराएं, और प्रॉब्लम नहीं होती तो 3 साल के बाद मैमो रिपीट कराएं। और ऐसे मेथड इस्तेमाल करें जैसे कि आप लाइफस्टाइल अपना चेंज करें, आप अपना BMI सही रखें। हाँ, मुझे 1-2 चीज़ें इसमें ऐड करनी थी प्रिवेंशन के उससे। एक तो ये कि आपको जैसे डॉक्टर निगहत ने अभी बताया कि वेट अपना कंट्रोल रखना है, आपके हाइट एंड के लिहाज से जितना भी वेट है आपका उतना आपको मेंटेन रखना है, BMI अपना मेंटेन रखना होता है। अपना लाइफस्टाइल के सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, स्क्रीन के आगे बहुत देर बैठ रहे हैं, कंप्यूटर बहुत देर काम कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई स्पोर्ट्स नहीं है आउटडोर, तो वो वाली चीज़ें आपको अपनी करनी है क्योंकि इन लोगों में चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो वो क्विट कर दें, वो बहुत ज़रूरी है। हमारे सोसाइटी में तो इतना नहीं है मगर वेस्टर्न कंट्रीज़ में होता है कि अल्कोहल बहुत ज़्यादा है, अगर आप उसको अवॉइड करें तो ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस हैं कि वो कम, रिस्क फैक्टर कम हो जाता है। आपकी लाइक के फास्ट फूड आप ज़्यादा ले रहे हैं तो उसमें भी ये होता है कि वो अगर आप अवॉइड करें, लाइक के आजकल हम लोग जो KFC हो, बर्गर्स हो, ये सब वो कर रहे हैं, तो इसमें जितनी भी चिकन्स वगैरह आती हैं, स्टडीज़ हैं कि उसमें उनको जल्दी ग्रो करने के लिए हार्मोनल इंजेक्शंस लगाते हैं। उससे भी होता है कि एक तो आपके एंडोजिनस हार्मोन्स बन रहे हैं, दूसरा आप इन खाने के थ्रू इन फूड से आपके जिस्म में हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, तो वो भी एक है रिस्क फैक्टर कि जिससे ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहा है आजकल। तो ये वाली सारी चीज़ें अवॉइड करें। दूसरा ये कि वीकली आप एटलीस्ट 75 मिनट्स हैवी एक्सरसाइज अगर ज़रूर करें, ये एक है रिस्क फैक्टर कि इससे आपका ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस रिस्क फैक्टर है कि कम हो जाते हैं। तो ये वाली सारी चीज़ें, थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस आपको चाहिए होंगी। तो ऑब्वियसली बीइंग अ फीमेल, आप फीमेल हो, जेंडर चेंज नहीं कर सकते हो, रिस्क है लाइफ टाइम के कभी भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, मगर ये वो वाली चीज़ें हैं जिनसे आप थोड़ा बहुत रिस्क अपना कम कर सकते हो अगर आप कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ये अपनी चेंज कर लें।
तो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हमारे दोनों डॉक्टर्स ने हर वक्त यही इस पॉइंट पे फोकस किया है कि जितना आपको मालूम होगा ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, उतनी ही जल्दी आप डिटेक्ट भी कर सकते हैं और फिर आपका ट्रीटमेंट भी शुरू हो सकता है। आई एम श्योर जो लोग जानते होंगे ऐसे लोगों को जो इस बीमारी से गुजरे होंगे, बहुत तकलीफदेह जर्नी होती है। तो हमें यही चाहिए कि हम सिर्फ अपनी हद तक ही अवेयर ना रहें, लेकिन हम आगाही फैलाते रहें और लोगों को इसके बारे में बताते रहें। नाज़रीन, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और हमें उम्मीद है कि इस सेशन से यकीनन आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा या समझ आया, प्लीज़ सिर्फ अपने तक इन्फॉर्मेशन नहीं रखिएगा, लेकिन अपने इर्द गिर्द लोगों को भी इस बारे में आगाह करते रहिएगा। थैंक यू सो मच। और अगर कोई भी कमेंट्स या क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। हम लोग बिल्कुल कोशिश करेंगे कि अगले सेशन में हम उन्हें आंसर कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।